डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं और दो और खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में एसएम अशरफ साहब मौजूद हैं। अशरफ साहब, स्वागत आपका। और आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ आप बदलाव देख रहे हैं 4 जून के बाद की राजनीति का, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अगस्त से ये नारा है या बटोगे तो कटोगे, यानी बीजेपी एक स्टेप आगे गई है और वो इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है कि वो एक हार्ड हिंदुत्व के पहले फेज में वो प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने उसका हरियाणा में परिणाम भी लिया। आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट है और इस नारे ने दूरियां बढ़ाने का काम किया है? नहीं, बेसिकली इसी बात को लेके अब तक की जो बीजेपी अपनी राजनीति करती आई, चाहे वो 92 हो या उसके बाद जो है मस्जिद का विध्वंस हो, उसके बाद तमाम चीजों, उनकी राजनीति यही थी। क्योंकि मोदी जी का फेस इनके पास एक मौजूद था गुजरात के नाते, उसके बाद इन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमारा जो नारा है वो सबसे पहले जो विकास है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। वो उस टाइम के कुछ सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे, आप सब लोगों का पूरा सहयोग था। नतीजा ये हुआ कि ऐसा बना के पेश किया कि जैसे इस शख्स के आने के बाद पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। आज हालात फिर वही वापस हो गए हैं कि अब इनको लगता है कि ये सब चीजें तो मेरी दोस्त हो गई। ये छल में छेद कर रहे थे मुसलमानों को। आप भी तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। छल में छेद कर रहे थे। ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, तब ये भी अच्छे दिन लाएंगे की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका आज मुझ पर कमेंट, सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। उसके बाद विश्वास पे आया, उसके बाद उसके बाद का नतीजा क्या हो? 19 में मोदी जी ने पहला भाषण दिया, बोले हम छल में छेद करेंगे, जो अब तक कांग्रेस जो है छल करती आई है। अब ये इनका असली जो छल में छेद है वो नजर आ गया 2024। अभी सबका साथ सबका विकास, ये सब उनको पता है कि जितना इस पे खेलना था खेल चुके। लोग सिलेंडर की बात करेंगे, लोग गैस की बात करेंगे, लोग नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे और आरक्षण की बात करेंगे। ये जो एक चीज जिनके सामने सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो गया कि साहब ये जाति जनगणना या आरक्षण, ये कौन सी मुसीबत है? क्योंकि रीजन उसके पीछे है। जैसे मान लिया, मिसाल में जुडिशरी को आपको दूं, 79% वहां अपर कास्ट के लोग हैं, 11% मुश्किल से ओबीसी है और एसटी की तो बात ही आप खत्म कर दीजिए। वहां तो कोई रिप्रेजेंटेशन उनका है ही नहीं, 1 से 2% के बीच में मुसलमान है। तो ये चीजें, मुसलमान को तो बिल्कुल बात ही खत्म कर दीजिए आप। मुसलमान जो आ रहे हैं वो भी इत्तेफाक देखिए ना, अब इनके साथ कितने लोग, सबको बाहर कर दिया, इनको किसी की जरूरत नहीं। जो 2-1 नाम के लिए रखती भी ऐसे बात कर रहे हो। मोहसिन रजा इतने बड़े नेता, दानिश अंसारी इतने बड़े नेता, शहनवाज हुसैन, एमएलसी का टेन्योर पूरा होने के तारिक अहमद, वो तो एएमयू के जो वीसी थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। आप कहां ये बटोगे कटोगे करेंगे? लोग आते रहे, पहले भी जो लोग रहे उनका चेहरा नुमाया था। कम से कम वो पार्टी में अगर वो थे तो कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, उनकी भी कोई आवाज है। धीरे धीरे सबको बाहर कर दिया, चाहे शहनवाज हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे इनके बाद एमजे अकबर हो या दूसरे ऐसे लोग रहे हो। इन्हें जरूरत ही नहीं है किसकी? इन्हें सीधे भाई, जो माइनॉरिटीज, आप समझिए कि माइनॉरिटीज में मुसलमानों की नहीं जरूरत, इनको जरूरत नहीं। हम माइनॉरिटी के नाम पे किसी को लाके बिठा देंगे, वो कहेंगे साहब ठीक है, हम पूरा अल्पसंख्यक जो है कल्याण चला रहे हैं। मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन कर रहे थे और मिनिस्ट्री जो है किसी और को लाके रखते हैं। तो इनका तो मुद्दा ही दूसरा है। इनका मुद्दा सीधा दूसरा है कि सारे हथियार इनके फेल हो चुके हैं। अब इनके जहन में आ रहा है कि चलो ये बांटो और काटो। किसने बांटा आज तक, मुझे बताइए? बांटने वाली भी यही है, काटने वाली भी यही है। चलिए हमको बताइए, ये जाति प्रथा कहां से आई हिंदुओं के अंदर? अभी सिन्हा साहब, अरे आपके यहाँ भी तो जाति प्रथा है। इसलिए तो मैं बोलना चाह रहा हूं, इससे फायदा हमको हुआ। आप बांग्लादेश की जो मिसाल दे रहे हैं, यहां का मुसलमान एक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी कि देखो बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश का मतलब माइनॉरिटी हिंदू, यहां पे माइनॉरिटी मुसलमान। तो ये मैसेज हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों में जाएगा कि साहब इकट्ठा हो। ये जो तमाम शिया सुन्नी, ये नारा कुछ असर कर रहा है? बिल्कुल होगा, मुसलमानों में इसका असर होगा। साहब शिया सुन्नी देवबंदी जो लेके बैठे हो, एक हो जाओ, वरना बांग्लादेश की तरह काटे जाओगे। ये आप दूसरी यही मैसेज को मैं क्या दे रहा हूं? बार बार बांग्लादेश क्यों मिसाल लेके आप आ रहे हो? जहां आप माइनॉरिटीज के अंदर है, आप वहां बता रहे हैं एक हो जाइए। मुसलमान एक हो जाए, होना तो हिंदुस्तान में और कितना एक होगा सिन्हा जी? क्यों हिंदुस्तान में एक कर रहे हैं? कितना एक होगा? इसका मतलब 4 मुसलमान इकट्ठा हो जाए और मुसलमान आपके सामने खड़ा हो। तो ये अपोजिशन वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं जो आप समझ रहे हैं? खूब समझ रहे हैं अपोजिशन वाले, और हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उनसे ज्यादा समझ में आती है ना बात। ये अपोजिशन वाले, ये बात फराज की दुआई क्यों नहीं समझ में आ रही? अपोजिशन वालों को तो बोलना चाहिए, बांटने वाले भी तुम हो, काटने वाले भी तुम हो। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? जाति प्रथा कहां से आई? प्रॉब्लम क्या है उनकी? सब मनुवादी लोगों की सोच रही ना, वरना जात क्यों आती? क्या फराज की दुआई मनुवादी है? फराज की दुआई तो अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं उस मुद्दे पे? तो वो सर कहता है। क्या आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोल? मुझे सीधा मुद्दा था, मैं तो हमेशा मुसलमानों की बात करता हूँ, अपने मुद्दे की बात। फराज की दुआई तो संस्कृत पढ़ने और मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, अपने मुद्दे की बात। आप मुसलमानों की बात कर रहे हो तो वो क्या पार्टी की? मैं कहा कह रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता हूँ, अपने हिसाब से डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को। वो तो रामायण वगैरह
रहा है पढ़। हाँ तो ठीक, अच्छी बात है, कम से कम रामायण पढ़ के उसको बताएंगे ना इसका मतलब क्या होता है। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये इनके जहन पे इस वक्त एक परेशानी का सबब बन गया है कि यार ये पीडीए कहां से आ गया, ये जो है अगला जो पार्लियामेंट सेशन आ रहा है जाति जनगणना कहां से आ गई, ये सब उसमें क्यों आ वक्फ गया। वाला मुद्दा आने वाला है, तैयार हो जाइए। देखिए ऐसा है, ये आखिरी हथियार है। जमीन छोड़नी पड़ेगी। अगर ये मैंडेट होगा, ये तय कर देगा ये चुनाव कि ये नारा भी इनके जो है फुस हो जाएगा या इसमें कुछ दम बहुत बचेगा। शुक्रिया सर। मैं